देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, ट्रेंड्स इन द एम पॉजिटिव एम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका चैप्टर नंबर 3 ट्वेल्थ क्लास में आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एससीपी। अब इस एससीपी की बात हम कब करते हैं भाई, जब हम लोग कोई इलेक्ट्रोकेमिकल फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना के आपको दे रखी है। इसके अंदर जो लेफ्ट में मतलब यहाँ पे क्या करते हैं हम, दो गेन कर रहा है, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो पूरी की पूरी बात का क्या कंक्लूजन निकलता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब कोई भी मेटल का जो आयन होगा वो एन इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, क्योंकि चार्ज आयन है इसके ऊपर, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम के अंदर। ये हो गया इसका रिडक्शन। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और उस केस में हम लोग किसकी बात करेंगे, एसओपी की। अच्छा एक चीज और है, मान लो एसआरबी की वैल्यू आ रही है -2.0, तो एसओपी की वैल्यू कितनी आएगी, +2.0 वोल्ट। मतलब एसआरबी दे रखी है तो उसमें माइनस लगा दो एसओपी हो जाएगा, एसओपी दे रखी है तो माइनस लगा दें, क्या हो जाएगा शुभम, एसआरपी। क्लियर है भाई, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, M+2 को M में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करवाएंगे। यहाँ पे लूज भी कर सकते हैं, वो चीज हमें देखनी है। अच्छा देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना वो कहलाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपको कुछ तो हमें पता है। और इलेक्ट्रॉन को देना वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी आप लोगों को आइडिया होगा 11th क्लास से। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में चक्कर क्या बढ़ जाता है इसके अंदर बेसिकली, कि मान लो भाई है बीकर बनाता हूँ, बीकर में मैं किसकी रॉड रखूंगा, जिंक की रॉड रखते हैं। जरा बीकर के अंदर देखो, ये अपने जिंक की रॉड रख देते हैं बीकर में, और इसमें सोल्यूशन भर देते हैं। कौन सी सोल्यूशन होगी, ZnSO4 की सोल्यूशन, ठीक है, वो भरी हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक की जो रॉड है उसमें से जो है एक जिंक का एटम निकलेगा। तो भाई ये जिंक का जब एटम निकला तो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ऐसे लिख देते हैं इसको। फिर एटम किस में कन्वर्ट हो गया, एटम +2 में। तो ये क्या हो गया आपकी एनर्जी एंथैल्पी 1+2। इसको ऐसे लिख देता हूँ, हालांकि लिख नहीं सकते बट फिर भी लिख देते हैं हम लोग ऐसे करके। ठीक है भाई, तो मेटल से एटम को अलग करना है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देनी पड़ेगी। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने आपको एनर्जी एंथैल्पी 1 देनी पड़ेगी, फिर आपको एनर्जी एंथैल्पी 2 देनी पड़ेगी। और फिर जो एटम बना है वो गैसेस फॉर्म में मान लो, जब वो पानी में घुल जाएगा और वो क्या बन जाएगा, एटम +2 एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी। अरे बात समझ में। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आपको देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पीज आपको देनी पड़ेगी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ पे जो है वो रिलीज होगी। हमारी बात समझ में। तो इनका मिला जुला फैक्टर होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो आपको डेटा है अलग अलग मेटल्स के लिए वो दे रखा है यहाँ पे। सॉरी चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर नंबर 3 कौन सी क्लास का आपको पता ही है, 12th क्लास का। इसमें हम मेटल से देख लेते हैं। देखो लिथियम मेटल, लिथियम मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब क्या हो रहा है, लिथियम का रिडक्शन, Li+ इज कन्वर्टिंग इनटू Li। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसकी -3.05। इसका मतलब इसकी SRP कितनी आ रही है, माइनस, तो SOP कितनी आएगी इसकी, +0.35। मतलब काफी ज्यादा SOP आ रही है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन करने का पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को देने का पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है और लेने का बहुत ही कम। ठीक है भाई, आया कुछ समझ में शुभम। तो इस तरह करके रहता है। तो देखो क्या होता है कि जब हम बात कर रहे हैं SRP की, तो हमें सोचते हैं कि यार इलेक्ट्रॉन ही तो डोनेट करना है, रिडक्शन ही तो करना है। पर कहानी इतनी सी होती नहीं है असल में। बात सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नहीं होती, बात होती है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की भी, बात होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी की भी, अलॉन्ग विद द आयनाइजेशन एनर्जी। हम लोग क्या सोचते हैं यार यही तो होता होगा, पर ऐसा नहीं है। ये दोनों फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको मिला करके अगर हम मिला करके कंक्लूजन निकालेंगे ना, तब हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं एसआरपी का। अदरवाइज हम एसआरपी डायरेक्टली बता ही नहीं सकते। ठीक है, वैसे देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ग्रुप 1 के मेटल्स हैं। टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज। तो सबसे आसानी से तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, है ना। पर देखो लिथियम की सबसे मैक्सिमम आ रही है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी चलो लिथियम की है, लिथियम के किसकी टेंडेंसी होनी चाहिए थी, पर भाई पोटेशियम की आ रही है, सोडियम ऊपर आ गया। मतलब जो ऑर्डर है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा एक तरह से। लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ साथ क्या क्या, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन तीनों का मिला जुला फैक्टर होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको निकालने का सबसे बड़े तरीका क्या, प्रैक्टिकल।
आप सेल बना करके देख लो, प्रैक्टिकल वे में निकालो, नहीं तो आपको फिर इन तीनों को एक साथ देखना पड़ेगा। और देखो हमें ना यहाँ पे कहने की आइडिया दे रखा है। देखो जब हम अपने ये तो इसी चैप्टर 3 में, जब चैप्टर नंबर 8 में वापस चलते हैं हम लोग, और चैप्टर नंबर 8 में देखो आपका आगे आगे जाके दे रखा है। देखो अगले पेज पे जाओ और ये देखो एलिमेंट है, स्कैंडियम तो नहीं दे रखा, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सबकी आपको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दे रखी है भाई शुभम। सबकी आपको फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी दे रखी है, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी दे रखी है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी दे रखी है। इन सब को जोड़ दो तब जाके बता पाओगे इलेक्ट्रोपोटेंशियल। यानी कि सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इन पे डिपेंड नहीं करता, और सिर्फ इस पे भी डिपेंड नहीं करता, तीनों का मिला जुला फैक्टर होता है इलेक्ट्रोपोटेंशियल। चक्कर ये फंस जाता है। अब सीन क्या होगा यहाँ पे, कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन तो आसानी से दे रहे हैं लेकिन उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम ज्यादा हो जाएगी, कुछ इलेक्ट्रॉन हाइड्रेशन एंथैल्पी कम ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से देंगे। मतलब बड़ा कंफ्यूजिंग सा चक्कर है। तो हमें क्या करना है, जो हमें एनसीईआरटी में लिख करके दे दिया टेक्स्ट में, यहाँ पे भी और अगले पेज में भी जो लिख करके दे दिया उसको हम ऑब्जर्व कर लेंगे, दैट्स इट। और नहीं हम एक्स्ट्रा कुछ भी करेंगे यहाँ पे काम। लेकिन जो चक्कर चलता है इलेक्ट्रोपोटेंशियल में वो आसान नहीं है, और किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो चलो आप ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं, जरा आप टॉपिक शुरू करते हैं हम। ठीक है, देखो एक आपको दे रखा है टेबल, ये आपको दे रखा है फिगर 8.4, और अगले पेज पे दे रखा है टेबल 8.4। तो टेबल के अंदर थर्मोकेमिकल पैरामीटर्स दिए, पैरामीटर्स जो कि किससे रिलेटेड है, सॉलिड मेटल एक M+2 का आयन बन रहा है सॉल्यूशन में। मतलब एक मेटल है, और रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है, मगर रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा हूँ। एक मेटल है यहाँ पे, ठीक है, मेटल एटम में कन्वर्ट होगा, एटम आयन में कन्वर्ट होगा, और आयन पानी में घुल जाएगा, आयन कैसा बन जाएगा, एक्वस। इस तीनों के लिए आपको पैरामीटर दिए हैं, आपको पता है कौन से पैरामीटर दिखाए थे भी आपको, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, इनोट वैल्यू की ऑब्जर्व करेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पे दो, मतलब ऑब्जर्व इनोट वैल्यूज क्या होती है, जो आपने ऑब्जर्व करी, देखी। और कुछ क्या होते हैं हमारे पास कि टेबल से हमें पता, मतलब क्या होता है, एक तो कि मान लो हम उम्मीद कर रहे थे, मान लो अपना एक गाड़ी थी, हमने ना उसमें फॉर्मूला लगाया और हमने दिखाना कि भाई गाड़ी की माइलेज 25 किलोमीटर पर लीटर पर उसके आनी चाहिए, पर लीटर की, KMPL की। पर जब हमने गाड़ी को प्रैक्टिकली चला के देखा, ट्रैफिक भी था, गाड़ी में लोड भी रखा होता, तो एक्चुअल में कितनी निकल के आई, 18 KMPL। ये मेरी गाड़ी के साथ है, ठीक है, 18 मुश्किल से निकलती है। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हमारी क्या होती है, कैलकुलेटेड, जो हमने कॉपी में कैलकुलेट करी, और ये होती है हमारी ऑब्जर्व, जो हमने एक्चुअल में प्रैक्टिकल करके ऑब्जर्व करी। ठीक है, चलो शांति हो गई, अब दोबारा रिज्यूम करते हैं। देखो तो ये चीज समझ में आएगा आपको कि कैलकुलेटेड क्या और ऑब्जर्व क्या है। देखो अब यहाँ पे देखो, आपको लाल तो दे रखी है ऑब्जर्व, जो हमें दिखी प्रैक्टिकली, और ये क्या दे रखी है आपको, जो हमने उम्मीद करी कि इतनी होनी चाहिए थी, कॉपी में सॉल्व करके देखते भाई ये निकलनी चाहिए थी, पर निकली थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल निकली लाल वाली, और थ्योरेटिकल होगी ग्रीन वाली आपकी। ठीक है भाई, चलो अब देखो क्या है कि ये तो मैच ही कर रही है सारी, ये भी मैच कर रही है, दिक्कत यहाँ आई कॉपर और निकल वगैरह में, इन सब में, सॉरी कोबाल्ट और निकल वगैरह में, इन सब में। अब वही समझना है, यूनिक बिहेवियर आया कॉपर का, जिसकी एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई, सबकी देखो नेगेटिव है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब वैल्यूज दे रखी हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हम इन्हें कह रहे हैं कि भाई तुम आयन हो, हम इन्हें कह रहे हैं तुम आयन हो, इलेक्ट्रॉन ले लो। इन्होंने कहा हम नहीं लेते, इसलिए सबके नेगेटिव आ रही है ना? मतलब अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव। मतलब ये ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, पर हम इनको क्या करवा रहे हैं, गेन। ये कहेंगे हम नहीं करते गेन, इसलिए वैल्यू कैसे आ रही है सबकी नेगेटिव। कॉपर था बस एक देशद्रोही, इसकी कैसे आ गई पॉजिटिव। मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, अरे बस समझ में। तो एक तो आपको पहला यूनिक बिहेवियर क्या देखा यहाँ पे, कि सबकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है नेगेटिव, बस इकलौता कॉपर उसकी क्या आ गई, पॉजिटिव। अरे बस समझ में। तो यूनिक बिहेवियर किसने शो करा, कॉपर ने। और इसका मतलब क्या होता है कि ये H2 गैस को निकाल नहीं सकता फ्रॉम द एसिड्स। मतलब हम किसी मेटल का रिएक्शन जब एसिड के साथ करते हैं, उससे क्या बनता है आपका, सॉल्ट प्लस H2 गैस।
ये कॉपर नहीं करेगा, बाकी सब करेंगे। ठीक है भाई, समझ रही बात? ये कॉपर शो नहीं करेगा, सब आगे सब करेंगे ओनली। हाँ, एक मिनट रुक जाए। तो देखो पहले देखो, हाँ यहाँ पे क्या है कि कॉपर जो है वो H2 के साथ, सॉरी सॉरी, कॉपर जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता और H2 लिबरेट नहीं कर सकता। सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड और H2SO4, वही कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे और एसिड के हो जाएंगे रिड्यूस, है ना। मतलब कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज यहाँ पे, और ये एसिड के होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन एक आपकी होगी पहले नंबर की। अगली ऑब्जर्वेशन, जो हाई एनर्जी होती है टू ट्रांसफॉर्म द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म कॉपर से कॉपर प्लस टू इज नॉट बैलेंस वाइज। तो यहाँ पे हमें पहला सबूत मिलता है, कॉपर था आपके पास, कॉपर किस फॉर्म में था, सॉलिड, आपने कॉपर को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एटम। तो यहाँ पे आपको क्या देनी पड़ेगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये आपको चाहिए, मैं प्लस लिख देता हूँ। फिर कॉपर को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, कॉपर, सॉरी, कॉपर +1 में, और फिर कॉपर +2 में। इसमें क्या चाहिए आपको, अनएशन एंथैल्पी 1 प्लस अनएशन एंथैल्पी 2। ये आपको चाहिए, मैं प्लस लिख देता हूँ। और फिर जब कॉपर को पानी में घोल दोगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर +2 एक्वस। इससे क्या निकलेगी, हाइड्रोजन एंथैल्पी निकलेगी, तो इसको माइनस लिख देता हूँ। अब यहाँ पे होना ये चाहिए था कि जो हमें एनर्जी चाहिए उतनी ही अगर, या फिर उससे ज्यादा अगर निकल जाती, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती, कंपनसेट हो जाती, ये काम हो सकता था। पर ये लोग कह रहे हैं कि कॉपर के अंदर जो चाहिए वाला पोर्शन है ना, जो हमें चाहिए, वो क्या होता है, बैलेंस नहीं हो पाता हाइड्रेशन एंथैल्पी से। मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी निकली ही नहीं कि इनको बैलेंस कर पाए, और इसलिए इसकी क्या हो जाती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। एक तो कॉपर के पॉजिटिव का ये रीजन यहाँ पे समझना आया, भी समझ में। कॉपर को एटम में कन्वर्ट करना है, फिर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, इनमें ये सारी एनर्जी आपको इसको देनी है। पर लेकिन इससे जो निकल रही है वो क्या है, निकल रही है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो निकल तो रही है कम, और चाहिए ज्यादा, भैया कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है आपका, तो कंपनसेट नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव शो कर रही है। ये बात क्लियर हुई सबको, भी बताओ। ओके फरहान, अब आगे जो जनरल ट्रेंड आ रहा है टुवर्ड्स लेस नेगेटिव, देखो हो क्या रहा है, स्टार्टिंग में काफी नेगेटिव, फिर कम होगी, नेगेटिव कम हो रही है ना, वैसे पॉजिटिव की तरफ जा रही है, मतलब लेस नेगेटिव होती जा रही है चीजें, फिर नेगेटिव में आई थोड़ी सी। तो ये जो ट्रेंड है ये क्यों हो रहा है, इसको समझते हैं अभी। तो देखो, जो जनरल ट्रेंड है लेस नेगेटिव की तरफ वाला, ठीक है, जो जनरल ट्रेंड है लेस नेगेटिव की तरफ वाला, उसमें क्या हो रहा है, एक मिनट एक मिनट, यहीं पे दिया हुआ है, जनरल ट्रेंड फॉर लेस नेगेटिव वैल्यूज। यहाँ पे क्या हो रहा है, सीरीज इज रिलेटेड टू जनरल इंक्रीज इन द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एक्शन एंथैल्पीज। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज लेस नेगेटिव होती जा रही हैं, इसका कारण क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। हालांकि पूरा फैक्टर क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पीज और हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब इनमें उतना खास फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क किस में पड़ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पीज में पड़ रहा है। ये बात कह रहे हैं आया भाई समझ में, कि क्यों आ रही है लेस नेगेटिव क्यों होती जा रही है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी में फर्क पड़ रहा है, ये वैल्यूज बढ़ती जा रही है। एक बार हम ऑब्जर्व करते हैं जरा, सही कह रहे हैं ये लोग। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले क्या है, देखो 650 700 700 700, फिर 1400 1500 1600 1900, ये ज्यादा बढ़ रही है। इनमें देखो 1800 से 2000 की रेंज में सारी चीजें चल रही है, लेकिन हाइड्रोजन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और एटोमाइज में देखो 400 से 400 तक की रेंज में ही घूम रही है, इवन इसमें थोड़ी कम हो रही है बस। तो इसमें भी उतना फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें भी उतना फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क इनमें पड़ रहा है, इनमें पड़ रहा है। ये लोग क्या इसलिए कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है वो लेस नेगेटिव की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट और सेकंड वो बढ़ती जा रही है। और आप नोटिस करो कि इनोट वैल्यू Mn के लिए और निकल के लिए, जिंक के लिए, आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड। तो एक्सपेक्टेड कौन सी वैल्यूज है, ऑब्जर्व लाल वाली, इनसे कम हो गया। अभी Mn के लिए कम हो गया, लेकिन हमें दिख नहीं रहा टेबल में, Mn के लिए नहीं दिख रहा, पर लेकिन निकल जिंक के लिए आप देख सकते हो, निकल यहाँ पे और जिंक यहाँ पे है। तो इसमें क्या हुआ, देखो रीजन, Mn निकल जिंक है ना, देखो Mn के अंदर क्या हो रहा है, देखो ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एक्सेप्शनली कम आ रही है सबसे, इसलिए मैंने गड़बड़ी मिलेगी, एंथैल्पी एटमाइजेशन कम है। और जिंक की देख लो, एम इससे भी कम है। और एक निकल का था ना,
निकल में ऐसा कॉपर कॉपर होना चाहिए वैसे तो, देखो इस तरह देखा जाए तो। पर फिर भी जो लोग कह रहे हैं कि इनमें यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्योंकि इनकी वैल्यूज कम आ रही है एक्सेप्शनली। एक मिनट देखो कौन से कम आ रही है वो देखते हैं एक बार, कि मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। हाँ तो देखो इनमें यही है, मतलब ज्यादा नेगेटिव आ रहे हैं। देखो क्या हो रहा, यहाँ पे जाके, और ये रहा आपका जिंक। और कॉपर में तो खैर चीज ही अलग है, कॉपर तो सीन ही अलग है इसका। फिर निकल यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या है, Mn। देखो 0.9 होगी, फिर देखो बढ़ गई एक तरह से, नेगेटिव में बढ़ गई, फिर नेगेटिव में कम हो गई, है ना। फिर नेगेटिव में से जाके, तो ये थोड़ी वैल्यू जो आ रही है वो इसकी वजह से आ रही है। देखो आप खुद देख लो, इनकी वजह से आ रही है यहाँ पे। तो ये थोड़ी बहुत मतलब वही अंदाजे से बढ़ना पड़ेगा, पूरा क्लियर कर नहीं सकते हम लोग। तो ये यहाँ पे जो है आपका कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन को भी देख लेना ध्यान से, तो इस तरह करके इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यूज थी सारी। अरे बात समझ में, तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है यहाँ पे ऐसे करके खत्म होता है। और ये इसके लिए दे रखा है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड Mn+2 कंप्लीटली फील्ड द डिटेन। ये क्या हो रही है, इससे निकल के हाईएस्ट आ रही है। देखो क्या कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल Mn+2, Mn में जो है दो निकाल दिया, फिर +2 बन गया। तो एक तो इसकी स्टेबिलिटी, और जिंक में D10 की स्टेबिलिटी, इससे फर्क पड़ेगा। प्लस साथ में मतलब ये लोग क्या कह रहे हैं कि Mn+2 का D5 और जिंक+2 का D10, इसका रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो नहीं बताया, बस इसका रिलेशन है इनकी यूनिट वैल्यू पे। इसलिए Mn की जिंक की अलग से वैल्यू है। देखो Mn की क्या आ रही है, Mn की देखो कम होगी, बढ़ना चाहिए था ट्रेंड, कम हो गया Mn की। क्यों, रिलेशन किसका इससे, दो इलेक्ट्रॉन निकालने पर D5 कॉन्फ़िगरेशन सी होगी। फिर बढ़ रहे थे, जिंक की बढ़नी चाहिए थी, पर जिंक की भी क्यों होगी कम। इसका भी किससे रिलेशन है, D10 कॉन्फ़िगरेशन से। क्योंकि जिंक से जब 4s2 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, D10। Mn से जब आप क्या निकाल दोगे, 4s2 निकाल दोगे तो क्या बचेगा, D5। इसलिए एकदम से ग्राफ ऊपर जाता जाता क्या होगा, डिप। फिर ग्राफ ऊपर जाता जाता क्या हो गया, डिप। ये इसका रिश्ता है, क्या रिश्ता है एनसीईआरटी में नहीं बता रखा, बस रिश्ता है कुछ ना कुछ इस D10 और D5 से। ये बात समझ में आ गई आपको, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग सारी चीजें। उसके बाद आगे क्या है, एक बात और दे रखी है हाइड्रोजन एंथैल्पी की, वो देख लेते हैं इसके नीचे। आगे क्या दे रखा है, वेरेज निकल के लिए जो है ना, निकल के लिए वो किससे रिलेटेड है, निकल की हाइड्रेशन सबसे मैक्सिमम है। देखो निकल है सबसे मैक्सिमम हाइड्रेशन, इवन कॉपर की वेपर, कॉपर में तो सीन ही अलग हो जाता है। तो निकल की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे मैक्सिमम आ रही है, तो इसलिए निकल के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है, ये रहा यहाँ पे निकल। तो इवन बढ़नी चाहिए थी, देखो बढ़ रही है, डिप क्यों है आपको पता लग गया। फिर बढ़ रही है, फिर बढ़नी चाहिए थी पर कम हो गई। निकल का किससे रिश्ता है, निकल का रिश्ता हाइड्रेशन एंथैल्पी से। हाइड्रेशन एंथैल्पी निकल की क्या है, मैक्सिमम। फिर बढ़ना चाहिए था, ये बढ़ना इस तरह से चाहिए था, डिप क्यों आया, क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, इससे रिश्ता है। फिर यहाँ पे बढ़ते बढ़नी चाहिए थी, घट क्यों गई, हाइड्रेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होगी निकल के लिए। फिर बढ़ रही है, फिर और बढ़नी चाहिए थी पर कम क्यों चली गई, क्योंकि जिंक है यहाँ पे D10 आता है। ये है ऑब्जर्वेशन, समझ में आ गई बात। ये इस तरह करके यहाँ से देख के आपको कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री में ना ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लोगे ना, जो बचा हुआ सिलेबस है ना उसमें से कहीं से कुछ कटने का है नहीं सिस्टम, बहुत ही बढ़िया नंबर आएंगे। इसलिए मैंने पहले मैं इस पे पूरी मेहनत करके, टाइम लगेगा मेरे को, मेहनत बहुत लग रही है, क्लासेस डबल करवाई है, ठीक है। और आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, क्लासेस एक हफ्ता भी नहीं हुआ, ठीक है भाई, लेकिन वर्थ है ये चैप्टर इतना करता। अगर ये अच्छे से कर लिया ना, बाकी चैप्टर में बहुत ही बढ़िया नंबर आएंगे। ऑर्गेनिक है ना, पूरी टिप्स पे आ जाएगी, रट लोगे बढ़िया तरीके से। फर्स्ट टर्म की पढ़ी है, एक्सपीरियंस आपको है ऑर्गेनिक पढ़ने का, बढ़िया तरीके से होगा सारा कुछ। अरे इस बार इतनी रिएक्शन कराऊंगा, इतनी रिएक्शन कराऊंगा, जोगिंदर बन जाओगे तुम लोग, देखो आगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अनिल सर की याद आती है जोगिंदर को देख के, और ये ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, डाल देंगे वीडियो में, देखो। आगे इसमें डिस्कस करते हैं भाई, अब कहानी खत्म नहीं हुई। हमने +2 से M बनाया था, 2 इलेक्ट्रॉन देके, अब हम 3 को 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, हालांकि कम दे रखा है, पर देखो भाई M+3 को M+2 में कन्वर्ट करना है, मतलब M+3 है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, M+2 में। 1 इलेक्ट्रॉन देना है। अब 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए पहले +3 में होना भी तो चाहिए, तभी तो दोगे। तो ये चीज समझनी है, ठीक है। चलो 1 सेकंड रुक जाओ, सुनो भाई, यहाँ पे क्या करना है अपने को, +3 को +2 में कन्वर्ट करना है।
हम क्या देखते हैं टेबल 8.2 में, टेबल 8.2 में जो है +3 और इसकी वैल्यू जो देखेंगे शोज द वेराइन ट्रेंड्स, मतलब कि क्या हो रहा है टेबल, एक सेकंड, टेबल 8.2 में कहा है, हाँ 8.2 में, सॉरी सॉरी 8.2, ये रही टेबल 8.2, ये 8.2 टेबल, ठीक है भाई, ये 8.2 टेबल है। इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो +2 से 1, +2 0 की भी दे रखी है और +3 से +2 की भी दे रखी है। और देखो 3 7 2 6 बढ़ गई, बढ़ गई, फिर बढ़ गई, बढ़ गई, मतलब यहाँ के बाद तो सारी पॉजिटिव आ रही है और ये सारी कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो ये जो चीजें दे रखी है ना, इसको हमें ऑब्जर्व करना है ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, देखो कैसा हुआ, बेसिकली नेगेटिव में थी, फिर कम नेगेटिव हुई, फिर थोड़ी ज्यादा नेगेटिव हुई, फिर पॉजिटिव में चली गई काफी ज्यादा, फिर कम पॉजिटिव में गई, फिर और ज्यादा पॉजिटिव में चली गई। तो ये जो ऑब्जर्वेशन हो रही है उसको हमें देखना है यहाँ पे, ये ऑब्जर्वेशन क्यों हो रही है, आई बात समझ में, देखो नेगेटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव में गई, फिर कम नेगेटिव, इस तरह करके जो ऑब्जर्वेशन है उसको अपने को देखना है कैसे क्या है यहाँ पे। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। देखो ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है इसके अंदर, क्या है कि स्कैंडियम की जो लो वैल्यू आ रही है वहां पे काफी कम आ रही थी नेगेटिव में, उसका मतलब क्या है कि स्कैंडियम +3 स्टेबल होता है। आपको स्कैंडियम +3 है तो स्कैंडियम +2 में कन्वर्ट होना क्यों चाहेगा, इसलिए उसकी वैल्यू आ रही है लो। ठीक है, अच्छा तो स्कैंडियम की बात खत्म होगी, उसके बाद किसकी वैल्यू है, जिंक की वैल्यू सबसे हाईएस्ट आ रही है, प्लस में 1.97 पहुंच गई जिंक की। इसका मतलब क्या है कि जिंक +3 में बहुत, +2 में बहुत ज्यादा खुश है। अगर हमने जिंक +3 ले लिया तो +3 ले तो +2 में कन्वर्ट होना चाहता है वो जिंक। अरे बात समझ में, तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या थी, फिर से देखते हैं। देखो स्कैंडियम की काफी कम आ रही है, मतलब ये स्कैंडियम दे नहीं रखी है, काफी कम है, दे नहीं रखी इन लोगों ने। तो स्कैंडियम की काफी कम क्यों आ रही है, बिकॉज स्कैंडियम +3 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, स्कैंडियम +2 में। ये खुश है अपनी जिंदगी में, +2 में कन्वर्ट क्यों होएगा। ठीक है, फिर जिंक की बहुत ज्यादा आ रही है, दे नहीं रखी यहाँ पे, तो इसमें क्या रीजन आएगा आपका कि जिंक को आपको किस में कन्वर्ट करना है, जिंक +3 को जिंक +2 में कन्वर्ट करना है। अब जिंक +2 में बहुत खुश रहता है, इसलिए हमने कहा कन्वर्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल कन्वर्ट होगा फटाफट से में। तो जिंक +3 फटाफट एक इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट होना चाहता है, इसलिए इसकी कैसी आ रही है मैक्स, ये होना नहीं चाहते इसलिए इसकी क्या आ रही है मिनिमम। ये लॉजिक समझ में आ गया टेबल का, जो हमें दे रखा बस वही पढ़ना है। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, काटो, उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है कि जिंक की हाईएस्ट वैल्यू क्यों आ रही है, बिकॉज वही है D10 स्टेबल होती है कॉन्फ़िगरेशन, जिंक +2 में रहना चाहेगा। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, कंपैरेटिवली Mn की हाई वैल्यू आई। इससे क्या पता लगता है कि जो Mn+2 है ना वो खुश है, मतलब अगर Mn+3 लिया तो +3 खुशी खुशी किसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, +2 में, क्योंकि +2 वाला Mn बहुत स्टेबल होता है, इसलिए Mn में एक ग्राफ ऊपर जाएगा एकदम से, हाई जा रहा था ना आपका काफी, हो जाएगा वो Mn के अंदर, आप ऑब्जर्व करना है टेबल के अंदर। और Fe के लिए लो क्यों आ रही है, बिकॉज Fe +3 एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। Fe+3 अगर है तो +3 खुश है, वो +2 में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा, क्योंकि Fe+3 की कॉन्फ़िगरेशन है D5। बात हमें देखो D10 D5 पे चल रही है कितनी ज्यादा, है ना, तो इसलिए यहाँ पे हो गया। फिर वेनेडियम के लिए कंपैरेटिवली लो क्यों है, बिकॉज वेनेडियम +2 क्या होता है यहाँ पे, स्टेबल होता है। तो ये होगी ऑब्जर्वेशन स्कैंडियम की, जिंक की, Mn की, Fe की और वेनेडियम की। बस ये आपको ध्यान रखनी है, जिगजैग पैटर्न का यही रीजन है यहाँ पे, दैट्स इट, खत्म यहाँ पे कहानी। ठीक है, इस चीज और जो इसके अंदर ऐड करनी है वो क्या है कि ये जो लाइन लिखी है यहाँ पे, कंपैरेटिवली लो वैल्यू फॉर वेनेडियम इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ वेनेडियम +2, मतलब टारगेट वही है हमारे पास क्या कि वेनेडियम +3 को हम वेनेडियम +2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए लो वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है, जो वेनेडियम +2 है वो क्या है, मोर स्टेबल। ठीक है, अब ये देखते हैं जरा वेनेडियम +2 स्टेबल कैसे होते हैं। वेनेडियम जो है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, वेनेडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आती है निकल करके 4s2 एंड यहाँ पे स्कैंडियम वेनेडियम 23 नंबर होगा इसका, और 3d3 कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अगर s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें और वेनेडियम +2 यहाँ पे बन जाए, तो वेनेडियम +2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, सिर्फ 3d3। अब 3d3 भी स्टेबल होता है, क्योंकि जो है वेनेडियम के अंदर क्या सीन होगा कि अगर वेनेडियम जो है बॉन्ड बना रहा है बहुत सारे, एंड बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, विद लिगेंड्स, लिगेंड सारे वेनेडियम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो वेनेडियम की जो d ऑर्बिटल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखी है 1 2 3 4, ये d ऑर्बिटल्स हैं, ये स्प्लिट हो जाएंगी।
ठीक है, इजी लेवल में जाएंगी और यहाँ पे T2 लेवल में जाएंगी। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 9 जो कि इसका अगला चैप्टर है वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे वैसे तो। बट देखो यहाँ पे जो नीचे की T2G बन गई, यानी कि डी जो है वो पहले क्या थी, डी जनरेट। अब वो डी क्या होता है, वो डी है वो स्प्लिट होगी, कुछ 2 डी ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी की होगी, 3 डी ऑर्बिटल्स जो लोअर एनर्जी की हैं, और इन लोअर वाले के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फॉर्म में आ गए हैं, और यही कॉन्फ़िगरेशन 3D3 है इस केस में, वेनेडियम के केस में। तो इसलिए वेनेडियम +2 जो है वो क्या है, मोर स्टेबल, और वो +3 में कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा। और अगर +3 दे रखा हो तो आराम से वो वेनेडियम +3 वेनेडियम +2 में एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला सेक्शन भी याद इसमें रखना है, ध्यान रखना है, तो ये चीज जो है पता होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें हो गई हैं, और फर्दर वीडियोस आएंगे रिफाइन करके और छोटे टॉपिक्स को लेकर के, तो वहां पे फिर और चीजें क्लियर हो जाएंगी।